नमस्कार साथियों, माधवी न्यूज रूम में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। मैं शिव प्रसाद चौधरी और आज हम करेंगे मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10 हिंदी सब्जेक्ट का पार्ट 6 सितंबर 2021 का वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत। यह प्रश्न पत्र भद्रकाली श्री शारदा मुनि गर्ल्स हाई स्कूल से लिया गया है। तो चलिए इसका उत्तर हम देखते हैं। इसी तरह आप भी अपना प्रश्न पत्र चाहें अपने स्कूल का उत्तर तो 7980445440 व्हाट्सएप नंबर पर आप प्रश्न पत्र को व्हाट्सएप कर देंगे तो आपका उत्तर मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप जैसा कि देख रहे हैं, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर यथा निर्देश लिखिए। क आत्मत्राण, जी हाँ, आत्मत्राण पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। आत्मत्राण पाठ के आधार पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं आगे। पहला है, आत्मत्राण कविता में कवि किस पर जय करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। जब आप कविता आप याद कर लीजिएगा तो आसानी से उत्तर आप दे पाएंगे। अहंकार पर, भय पर, क्रोध पर, दुख पर। उत्तर है दुख पर। दूसरा प्रश्न है आत्मत्राण पाठ से, कवि सुख के दिनों में क्या चाहता है। क आराम करना चाहता है। ख ईश्वर की कृपा नहीं चाहता। ग सुख के दिनों में भी ईश्वर स्मरण करना चाहता है। घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर है सुख के दिनों में भी ईश्वर स्मरण करना चाहता है। तब मुख पहचानू में छिन छिन, ये जो लाइन है वही से है। अगला है, दुख रात्रि का क्या आशय है। रात के सुख, रात के दुख, दुख के दिन, ग माँ पाप, घ अंधकार। दुख रात्रि का आशय क्या है। उत्तर क है रात के दुख। आगे अब जो है वो पूरा हो गया आत्मत्राण। अब ख नंबर आप देख रहे हैं, धूमकेतु। जी हाँ, धूमकेतु निबंध के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। धूमकेतु निबंध है गुनाकर मूल्य जी का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। धूमकेतु को कहते हैं या ध्रुव तारा, सप्तऋषि, पुच्छल तारा, इनमें से कोई नहीं। जी पाठ पढ़िएगा तो पता चलेगा शुरू में ही, पुच्छल तारा। दूसरा प्रश्न है, यूनानी भाषा के शब्द कोमेते का अर्थ होता है। तो कोमेते का क्या अर्थ होता है। घुंघराले बालों वाला, छोटे बालों वाला, लंबे बालों वाला, इनमें से कोई नहीं है। तो उत्तर है ग लंबे बालों वाला कोमेते का अर्थ है। से आगे देखते हैं हम, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जो यान हेली धूमकेतु के पास भेजा था उसका नाम है। बेला का धूमकेतु था, बीहे था, जोतो था, या हेली का धूमकेतु था। उत्तर है जोतो था। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जो यान हेली धूमकेतु के पास भेजा था उसका नाम जोतो था। तो इस तरह से पूरा हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है दूसरा, नीर का निर्माण फिर कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो मूल भाव तक हम हेडिंग बना देंगे। उत्तर देख रहे हैं आप, नीर का निर्माण फिर कविता का मूल भाव। तो इसी तरह का संदेश कर कर मेरा एक प्रश्न उत्तर लिखा हुआ है, तो वहीं से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ मूल भाव उसी में कर कर कैसे। तो चलिए देखते हैं। यह पहले से लिखा हुआ एक उत्तर है। नीर का निर्माण फिर भी कविता में निहित संदेश को स्पष्ट कीजिए। संदेश के लिए इस तरह से ये उत्तर पूरा का है और मूल भाव भी यही होगा। थोड़ा सा हम बदल देंगे प्रश्नों के हिसाब से, जैसे कि वहां पर हमने देखा। तो मैं आपके यहाँ दिखाऊं कविता में क्या कर देंगे, मूल भाव लिखिए। जैसे कि प्रश्न आप देख लियो, नीर का निर्माण फिर कविता का मूल भाव, यहाँ बदल कर लिख देंगे कविता का मूल भाव लिख देंगे। हाँ, उसके बाद यही प्रश्न होगा।
प्रस्तुत कविता नीर का निर्माण फिर में कविवर हरिवंश राय बच्चन चिड़ियों के माध्यम से, जी हाँ, चिड़िया के माध्यम से, चिड़ियों ने चिड़िया के माध्यम से जीवन का संदेश देते हुए बताते हैं कि व्यक्ति रूपी चिड़िया को सदैव अपने जीवन रूपी नीर का निर्माण करते रहना चाहिए। नीर का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर चाहे भयानक आंधी तूफान क्यों न आए, सब और विनाश क्यों न मच जाए, पेड़ जड़ से उखड़कर चाहे भूमि पर गिर पड़े, वह चले झोंके की कांपे हिम कायावान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे बिटप, पर यह न सोचे कि अब सब कुछ नष्ट हो गया है, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता, बल्कि सदैव ध्यान रखना चाहिए कि प्रलय के बाद नई सृष्टि का निर्माण अवश्य होता है। आशा की किरण मन में जगाए रहना चाहिए। बोल आशा के विहंगम इस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठाता गर्व से निज वच फिर। जिस प्रकार आंधी तूफान में घोंसला नष्ट हो जाने पर भी चिड़िया एक एक तिनके से अपने लिए घोंसले का निर्माण करती है, उसी तरह मनुष्य को सदैव निर्माण की दिशा में प्रयत्नशील रहना चाहिए। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही, कहावत है ना, जब तक सांस तब तक आस, बस यही तो जीवन है। और यही इस कविता का, इसको काट देंगे, भी काट देंगे, लिखेंगे भाव। इस कविता का मूल भाव भी इस तरह से दोस्तों, उत्तर पूरा हुआ आपका मूल भाव करके, और अगर संदेश रहता है तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। मूल भाव में वैसे थोड़ा सा ऊपर ये हेडिंग में और नीचे में इस जगह पर थोड़ा सा बदलाव कर देंगे तो उत्तर आपका पूरा हो जाएगा। ये उत्तर पूरा हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है 3 नंबर। पठित कहानी नन्हा संगीतकार के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। चलिए उत्तर देखते हैं। नन्हा संगीतकार के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण, हेडिंग कर देंगे आगे। अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार हेनरिक सेंकेविच द्वारा रचित कहानी नन्हा संगीतकार के प्रमुख पात्र जेनको था। वह 10 वर्ष का एक दुबला पतला और नाजुक ईसाई बालक था। उसका चरित्र चित्रण निम्नलिखित है। पहला, अपने व्यक्तिगत कार्यों में स्वावलंबी होना। जिनको जब 8 वर्ष का था तभी से उसने अपने बूते पर जीना, अपनी देखभाल खुद करना शुरू कर दिया था। दूसरा, संगीत से मोहब्बत होना। जैनको में एक अनोखी खूबी थी, संगीत से उसे बेइंतहा मोहब्बत था और यह मोहब्बत ही उसका जुनून था। उसका मन जंगल के संगीत में बसता था। तीसरा, माँ का प्यारा बेटा। जैन को अपनी माँ का प्यारा बेटा था। जैन की माँ को उससे बेइंतहा प्यार था, पर उसकी पिटाई भी खूब करती थी। अक्सर उसे चेंजलिंग कहकर बुलाती थी। चौथा, रचनात्मकता का गुण वाला। जिनको ने घोड़े के बाल का तार और लकड़ी के फलक से अपने लिए एक सारंगी बनाया था, वह उसे बजाया करता था। 5, आजीवन कष्ट सहने वाला। जन्म से मरण तक
जैनको की जीवन गाथा कष्टमय था। अक्सर वह भूख से बिलखता था। वायलिन चोरी के इल्जाम में उसे चाबुक से इतना मारा गया कि वह तड़प तड़प कर पीड़ा से मर गया। 6. निर्बल बालक। जिनको हमेशा दुबला पतला और नाजुक ही बना रहा, झुकी देह और पिचके गाल थे। उसे देख पड़ोसी भविष्यवाणी करने से बाज नहीं आते कि वह बच्चा ज्यादा देर जी नहीं पाएगा। 7 नंबर और आखिरी, परिवार की माली हालत का शिकार बालक। जिनको की बेचारी माँ मुश्किल से 2 जून की रोटी जुटा पाती थी। अक्सर वह भूख से बिखर बिलखता था। परिवार की माली हालत के कारण संगीत जो उसके अंदर छिपी प्रतिभा थी गुमराह जाती है। इस तरह से उत्तर पूरा होता है। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। पठित कहानी नन्हा संगीतकार के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण माधवी मिंजरे की तरफ से ये उत्तर है। अब चौथा प्रश्न में चलते हैं। चौथा प्रश्न है 4 नंबर। चप्पल कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखो। चप्पल कहानी का सारांश मेरे शब्दों में। 2 पुराने चप्पल सामने गिरे, धड़ाम धड़ाम से कहानी का श्री गणेश होना तथा रंगैया के प्राणों का निकलना अगर किसी ने देखा हो तो उन चप्पलों ने ही देखा था बस। से कहानी का समापन। यह दर्शाता है कि पूरी कहानी ही चप्पल के इर्द गिर्द मंडराता है। मंडराता है या राग का मात्रा होगा। खैर, इस कहानी का सारांश मेरे शब्दों में इस तरह है। दरअसल कहानी यह है कि नायक रंगैया का 8 साल का बेटा रमन अपने मास्टर जी का चप्पल सिलवाने अपने बापू के पास आता है। शाम तक हो जाएगा कहकर वह उसे 5 पैसे देते हैं। वह वापस स्कूल भाग जाता है। रंगैया अपने घर पर 1 घंटे में मास्टर साहब की चप्पलों को ठीक कर पॉलिश कर नया रूप दे देता है। फिर उन्हें अपने अटारी पर रख रेलवे प्लेटफॉर्म वाले होटल में खाने चला जाता है। खाकर वहीं पीपल के पेड़ के नीचे वह सो जाता है। शाम 4 बजे उसे उसके पल्ली में की खबर मिली। दौड़ा आया, घर को आग में पाया। चप्पल को बचाने आग में कूद पड़ा। दमकल कर्मियों ने जब आग बुझाई तो जलकर मरा पाया गया। उसके पीठ के नीचे दबा चप्पल दोनों ज्यों के त्यों थे। ये रहा सारांश चप्पल का। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न। अगला प्रश्न है, दीपदान एकांकी के संदेश पर प्रकाश डालिए। दीपदान एकांकी के में उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। यहीं से इसको मैं प्रश्न को संदेश में कर दे रहा हूँ। एक ही तरह का उत्तर होता है। तो दीपदान एकांकी के प्रश्न को बदल दीजिएगा, उद्देश्य स्पष्ट कीजिएगा, कर दीजिएगा। दीपदान एकांकी के संदेश पर प्रकाश डालिए। दीपदान एकांकी के संदेश पर प्रकाश डालिए तो उत्तर हो जाएगा देवता एकांकी का उद्देश्य की जगह लिखेंगे संदेश। तो जहां बदलना होगा मैं बदल दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तर शुरुआत करते। डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित एकांकी दीपदान में महाबलिदान की गौरवमय इतिहास गाथा है।
इस एकांकी के माध्यम से देशवासियों के दिलों में बसी देशभक्ति को जगाना ही दीपदान एकांकी का एकमात्र संदेश है। हम इसे उद्देश्य के ऊपर लेंगे, संदेश है। हो गया। आगे, बनवीर ने नाच गान के साथ दीपदान का उत्सव करवाया। नगरवासी नाच गान में लग गए। बनवीर ने मौका देखकर महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी। उसके बाद वह कुंवर उदय सिंह की हत्या करने के लिए चल पड़ा, लेकिन उदय सिंह की धाई मां पन्ना ने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह के बिस्तर पर सुला दिया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर तलवार से मौत के घाट उतार दिया। पन्ना अपनी आंखों के सामने अपने दिल के कलेजे को मारते देख चीखकर मूर्छित हो गई। देश के खातिर एक माता कुमाता हो गई। मानव का सबसे सुरक्षित नाता देश के लिए कुर्बान हो गया। यही उजागर करना इस एकांकी का संदेश है। पुत्र भक्ति से भी बड़ा देशभक्ति है। तो इस तरह से उत्तर पूरा हुआ। हमने जहाँ जहाँ उद्देश्य है वहाँ वहाँ संदेश कर दिया और उत्तर पूरा हो गया। ठीक है, अब आगे हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 6 नंबर प्रश्न है, पठित कहानी कर्मनाशा की हार कहानी में नई डीह गांव की सामाजिक चेतना को स्पष्ट कीजिए। नई डीह गांव है, इसकी सामाजिक चेतना को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, नई डीह गांव की सामाजिक चेतना की हेडिंग कर दिया गया है। चलिए उत्तर देखते हैं। नई डीह गांव की सामाजिक चेतना अंधविश्वास पर आधारित तो था ही, जात पात का भेदभाव भी कम न था। अंधविश्वास चरम सीमा पर था। इसने दया, करुणा और सहानुभूति रूपी मानव गुणों को भी मटिया मेट कर दिया था। बात यह है कि कर्मनाशा एक नदी है। उसमें जब बाढ़ आता था तो किनारे के गांवों को तबाह कर देता था, लेकिन इस दुख के पल में भी नई डी वाले खुशियां मनाते। 2-4 दिन की बाढ़ उनके लिए मनोरंजन होता। मुखिया जी के द्वार पर सब इकट्ठे होते और कजली का सावन की ताल पर ढोलके ठनकने लगती। गांव के दूध मुहे तक ई बाड़ी नदिया जिया लेके माने का गीत गाते, क्योंकि बाढ़ उनके किसी आदमी का जिया नहीं लेती थी। उन्हें किनारों के गांव के लिए इंसानियत के नाते भी दुख न होता। इसके पीछे सिर्फ यह कि एक बार नदी बढ़ जाए तो बिना मानुष की बलि लिए लौटती नहीं। लेकिन बांध को, यहाँ पर ये कटा सा लग रहा है पर ये लब छूट गया, अंधविश्वास होगा। फिर से पढ़ रहा हूँ। इसके पीछे सिर्फ यह अंधविश्वास कि एक बार नदी बढ़ जाए तो बिना मानुष की बलि लिए लौटती नहीं। लेकिन बांध को ठीक करने पर किसी का नजर नहीं जाती, किसी का नजर नहीं जाता। कारण और कार्य के विधान उनके लिए बिल्कुल अज्ञात था। सिर्फ अंधविश्वास के चरम के कारण उनकी चेतना जड़ हो गई थी। उनमें जात पात का भेदभाव भी कम न था। नई डी गांव वाले
एक दूसरे को इंसान के चश्मों से नहीं बल्कि जात पात के चश्मे से देखते थे। उनका कर्म भी जात प्रधान था, कर्म प्रधान नहीं। एक जवान लड़का, एक जवान लड़की अपना जीवन संग बिताने को तैयार थे, लेकिन उनकी नजर में मल्लाह की बेटी पांडे का बेटा में शादी कैसे हो सकता है? और अगर हुआ मेल मिलाप तो पाप, और इस पाप से समाज को अमंगल झेलना पड़ेगा। और जब नैडी गांव में बाढ़ बढ़ने लगता है तो गांव वालों की सारी चेतना चरम चढ़ता को जड़ता होगा जो जितना चरम जड़ता को उपलब्ध हो जाती है। वे फूलमती और उसके दूध मुहे गोद के बच्चे को कर्मनाशा का बलि चढ़ाने को उतारू हो जाते हैं। अतएव जो समाज अंधविश्वास की जड़ता को उपलब्ध हो असहाय स्त्री और शिशु के खून के प्यासा हो जाता है, उस समाज की सामाजिक चेतना की बात करना बेवकूफी है। ऐसे समाज का सिर्फ एक और एक ही परिणाम होगा और वह है पतन। नैडी गांव की समाज चेतना अचेतन अवस्था में बेजान था, अंधविश्वास का शिकार था, या यूं कहें कि अंधविश्वास का गुलाम था। जो भी वर्ड आप यूज करें, ठीक है, शिकार कर लीजिए। इस तरह से ये आपका उत्तर पूरा हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, हिंदी में अनुवाद कीजिए। विथ एजुकेशन द गर्ल चाइल्ड विल ग्रो अप and be a better mother. She will be better able to understand the importance of her own children. Because being educated, she will be better able to guide the children. आंसर, शिक्षा पाकर एक बच्ची बड़ी होगी और एक बेहतर माँ बनेगी। वह अपने खुद के बच्चों को समझने के काबिल बनेगी, क्योंकि शिक्षित होकर ही वह बच्चों को दिशा निर्देश देने में बेहतर सामर्थ्यवान होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। समास किसे कहते हैं? समास कितने प्रकार के होते हैं? समास दो पदों के मेल से उत्पन्न विकार को समास कहते हैं। समास के प्रकार समास 6 प्रकार के होते हैं। अगला, रचना के आधार पर वाक्य के भेदों को लिखिए। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद है। रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो इस तरह से मॉडल एप्टीट्यूड क्लास 10 का भद्रकाली श्री शारदा मुनि गर्ल्स हाई स्कूल का मॉडल टास्क पूरा हुआ सितंबर 2021 का। आपका भी अपने स्कूल का हो तो आप 7980044540 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको उत्तर मिल जाएगा। धन्यवाद।